हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझ ही नहीं आ रहा, कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े। इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ आपके यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी हमारा पेड बैच है, जो भी बीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, जो भी जेकेएसएसबी कोई भी एग्जाम की, एसएससी की कोई भी तैयारी कर रहा है, तो आप लोग जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप से जाके कोई भी सब्जेक्ट पर्टिकुलर आप अभी पढ़ सकते हो। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत बच्चों की डिमांड थी, सो मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 80 to 90% डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के ऊपर। बट करंट अफेयर से पहले यू मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट द बेसिक कंसेप्ट। और अगर बेसिक कंसेप्ट थोड़े से अच्छे हैं देन आफ्टर दैट आप करंट भी पढ़ सकते हो। करंट मैं खुद पढ़ाऊंगा, जैसे आपके एग्जाम की डेट आएगी तो उससे एक हफ्ता पहले हम सारा करंट को खत्म कर देंगे सब्जेक्ट वाइज। तो करंट की इशू नहीं है, लेकिन करंट से पहले आपको ये आना चाहिए बेसिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटा सा टॉपिक रहेगा, दैट इज सेल। अब सेल टॉपिक क्यों पढ़ना है? क्योंकि सेल से ही शुरुआत होती है किसी भी चीज, जिंदा चीज की लाइफ की। अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी या बायो के रिलेटेड, मेडिकल साइंस के रिलेटेड कुछ भी पढ़ना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। तो सेल क्या होता है, और आपको मैंने पहले भी पढ़ाया, जब मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट करवाई थी, कुछ बायो के टॉपिक मैंने पढ़ाए थे, जैसे ब्लड हो गया, वाइटामिन हो गया। तो वो टॉपिक क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी इसमें यूज होंगे आपके, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। बाकी इसके जो पीडीएफ है वो आप बीएमसी क्लासेस विद अजय टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको मिल जाएंगे। वहां पे मैं मोस्टली डालता रहता हूँ। बाकी बीएमसी क्लासेस विद अजय जो यूट्यूब चैनल है, वहां पे मैं प्रैक्टिस सेशन देता हूँ, इसकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस में वहीं पे दूंगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल की। तो सेल क्या है? देखो, कोई भी अगर लिविंग चीज है, कोई भी अगर चीज लिविंग है, डेट मीन्स कि उसके अंदर का जान है, उसकी लाइफ किसके रिलेटेड होगी? वो हमेशा सेल ही उसका बेसिक यूनिट होगा। सेल क्या होता है? एक आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। देखो, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? अगर इस अर्थ के ऊपर लाइफ है तो इसका बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। क्योंकि सेल से ही चीजें बनती हैं। और नॉन लिविंग होगी, उसका जो बेसिक सबसे छोटा पार्ट है वो एटम होता है। देखो, सेल को सबसे पहले देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, लाइफ कहा जाता है। कि आगे आपकी लाइन आएगी, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेल को डिस्कवर्ड करने वाला कौन था। तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड करने वाला था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड किया। तो डिस्कवर सेल पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी स्टडी सबसे पहले करी किसने? रॉबर्ट हुक ने। इसलिए इसको फादर ऑफ द सेल भी बोला जाता है। क्लियर? बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल क्या होते हैं? सेल के अंदर जो मेन बेसिक कंपोनेंट का होना जरूरी है वो क्या क्या होते हैं? ऐसे तो सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसका जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या होता है? देखो, सेल के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन्स होती है। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन्स होती है। सेल मेम्ब्रेन्स क्या होती है? जैसे सेल के बाहर एक दीवार टाइप होती है, जिसके वजह से ही सेल पूरा, उसके अंदर जो बाकी सारी चीजें हैं वो उसके अंदर इंक्लूड हो पाती हैं, वो आगे पीछे स्प्रेड नहीं होती हैं। उसके बाद उसके अंदर क्या होता है? एक साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। ये क्या क्या होते हैं, इसको हम एक एक करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, न्यूक्लियस तो बेसिकली क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल होता है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन्स मैंने आपको बता दिया। और ये देखो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ये सेल के बीच में होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आएगा कि सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी किसने दी थी? तो इसका जो दोनों सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम था वो क्या था? स्लेडन एंड स्वान। तो सबसे इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है। इसके जो तीनों पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि जो सेल है वो लिविंग, जितने भी वो लिविंग थिंग्स है वो सेल से बने हुए हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स है सारी किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। देखो, हमारी बॉडी को जो स्ट्रक्चर मिला तो सारा किससे बना हुआ? सेल से बना हुआ है। और फंक्शनल भी है, हमारी बॉडी फंक्शनल करे, जैसे हार्ट, किडनी सब कुछ चल रही है, वो भी सेल से ही बनी हुई है। इसलिए जो सेल है इसका बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। आगे देखिए, जो भी न्यू सेल्स होते हैं, ऑल न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये दिया था रुडोल्फ विर्शो ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, 3 पॉइंट है, तीनों इंपॉर्टेंट। सेल थ्योरी देने वाले कौन है? इन दोनों के नाम यहाँ पे है। और सेल जो बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। दैट मीन्स कि पहले भी सेल होंगे तो उसी से आगे सेल बनेंगे, अदरवाइज सेल नहीं बन सकते। तो ये सेल थ्योरी के रिलेटेड 2-3 पॉइंट है जो आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं। यहाँ से सीधा सीधा डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
यहां तक क्लियर है सबको? सबसे पहले सेल क्या है? सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल को डिस्कवर करने वाला रॉबर्ट हुक था। कौन था? रॉबर्ट हुक था। सेल के जो मेन कंपोनेंट है तीन, वो क्या क्या मैंने बताया? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस का होना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड सेल, हम इसको कहते हैं। अब सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। इसके जो दो तीन पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ, ऑप्शन में देगा एटम भी दे देगा, अलग अलग चीजें दे दे, तो आपको याद रखना वो कौन है? वो आपका सेल, जो ऑल लिविंग थिंग्स है वो सेल की ही बनी होती है। किसकी बनी होती है? वो सेल की बनी होती है। उसके बाद देखना सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। जितने भी न्यू सेल बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, ये आपको याद रखना है। ये देने वाले साइंटिस्ट का नाम याद रखना, रुडोल्फ इसका नाम था। क्लियर है सब तक? सबको? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। इसके बाद देखो प्रो कैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल जो है वो क्या क्या होते हैं। देखो प्रो का ये कुछ फिगर है यहाँ पे, और आगे यूकैरियोटिक का भी फिगर, यूकैरियोटिक का भी। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हम आगे पढ़ लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो यहाँ पे देखो, ऐसे समझ लो जो प्रो कैरियोटिक सेल होते हैं, प्रो मतलब पहले, किसी भी चीज से पहले लगना, तो जो स्टार्टिंग के जो प्रो सेल होते हैं वो क्या होते हैं? मान लो अभी ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते, सेल तो होते हैं लेकिन मैच्योर नहीं होते, मैच्योर नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, उसमें लगभग सब कुछ होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये एक टफ सेल होते हैं, इसकी टफ सेल वॉल होती है। इसकी क्या होती है? सेल वॉल क्या होती है? ये सेल आपका, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाद एक वॉल बनी होती है, सेल वॉल बनी होती है, इसको बोलते हैं सेल वॉल। तो किसमें होती है किसमें नहीं होती ये तो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसकी एक टफ सेल वॉल होती है, लेकिन अगर बात करें यूकैरियोटिक या एनिमल सेल की, ये जो एनिमल सेल होता है यूकैरियोटिक का, इज ओनली सराउंडेड बाय थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती नहीं है। क्या होती है इसके बाहर? सेल वॉल नहीं होती है। इसके बाद सिर्फ इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा जो सेल मेम्ब्रेन है वही होता है, इसके बाद हार्ड सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल की। तो यहाँ पे जो सेल वॉल है वो हार्ड होती है, यहाँ पे एनिमल में सेल वॉल होती नहीं। आगे आप पढ़ने वाले हो सेल वॉल किसमें किसमें नहीं होती। ये पूरी तरह से वेल डिफाइंड इसका न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, तो आंसर रहेगा बिल्कुल होता है, लेकिन वो पूरी तरह से वेल डिफाइंड नहीं होता, मतलब पूरी तरह से तैयार नहीं होता, यही फर्क होता है। यहाँ पे क्या होता है? पूरी तरह से प्रोमिनेंट होता है, सेल डिफाइंड होता है, और उसका पोजीशन कहाँ होती है? सेंटर ऑफ द सेल। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वेयर इज द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल, तो आंसर होगा सेंटर। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, थर्ड पॉइंट की। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है वो सेल ऑर्गेनेल्स होता है, वो एब्सेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, यहाँ पे राइबोसोम्स पूछा जाएगा पेपर में। ये राइबोसोम्स क्या होता है? जो प्रोटीन बनाता है, ये क्या होता है? देखो राइबोसोम्स क्या होता है? प्रेजेंट होता है दोनों में। राइबोसोम्स क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। देखो यूकैरियोटिक में हर एक चीज मिलेगी, लेकिन प्रोकैरियोटिक में सब कुछ नहीं मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में सब कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए राइबोसोम्स यहाँ पे होता है। क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ये रहेगा, कुछ लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है, इसलिए क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है, दोनों में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट डीएनए प्रेजेंट होता है। देखो एब्सेंट क्या होता है वो चीज आपको देखनी है ध्यान से। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म वो क्या है? एब्सेंट है। आगे देखिए डीएनए भी प्रेजेंट दोनों में है, लेकिन डीएनए आरएनए आगे पढ़ोगे आप नेक्स्ट क्लासेस में, ये बेसिक चीजें चल रही हैं। डीएनए जो है होता प्रेजेंट, लेकिन इसका शेप कैसा होता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डीएनए यहाँ पे सर्कुलर होता है, लेकिन आपको पता है कि एनिमल सेल वगैरह हमारे अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? या तो लीनियर होगा या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, धागे की तरह। ऐसे आपने पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे होता है ना, डबल हेलिकल होता है, तो ये आपने पढ़ा होगा, लीनियर होता है, थ्रेड लाइक होता है। लेकिन यहाँ पे कैसा होता है? सर्कुलर होता है। कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट है तो कैसा है, तो आंसर होगा भाई प्रेजेंट है, और शेप कैसा है? सर्कुलर शेप होता है। इसका एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पल क्या पूछा जाता है? देखो एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल पूछा जाता है कि बताइए प्रोकैरियोटिक की एग्जाम्पल क्या है। तो प्रोकैरियोटिक एग्जांपल क्या है? बैक्टीरियल सेल जो है वो कैसे सेल है? वो प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरियल सेल कैसे सेल है? प्रोकैरियोटिक है। अगर हम बात करें
यूकैरियोटिक, जैसे एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये सारे कैसे हैं, ये यूकैरियोटिक है। कैसे ये यूकैरियोटिक है, जैसे सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सारे। तो ये आपको याद रखना, सिर्फ बैक्टीरिया सेल इंपॉर्टेंट है कि जो बैक्टीरिया सेल वो कैसा सेल है। तो आंसर क्या रहेगा, बैक्टीरिया सेल आपका प्रोकैरियोटिक है। और यूकैरियोटिक सेल कौन सा है, यूकैरियोटिक आपके जितने भी एनिमल प्लांट सेल जो भी है वो मैच्योर होते हैं, उसको बोलते हैं आपके यूकैरियोटिक। यहाँ तक क्लियर है। देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थे कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट एब्सेंट है, वो मैंने आपको बताया। किसमें शेप क्या होता है, किसमें क्या चीज होती है, वो मैंने आपको बताया। बाकी राइबोसोम्स वगैरह क्या होते हैं भाई हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए पॉइंट। यहाँ पे देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। तो क्वेश्चन इसमें से बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है कि किसमें सेल वॉल होती है किसमें नहीं होती। ये क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है, एनिमल सेल या प्लांट सेल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या क्या प्रेजेंट होता है क्या क्या नहीं होता। ये देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें, ये है आपके पास कौन सा, ये है प्लांट सेल, ये है आपका एनिमल सेल। किसमें क्या होता है किसमें क्या नहीं होता ये हम देखेंगे। यहां से क्वेश्चन पूछे जाता है, यहां से देखिए ये पता चल जाएगा। तो इन सबको छोड़ के सीधा मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा हूं। अगर हम प्लांट सेल की बात करें उसमें अलग क्या होता है, एनिमल सेल में अलग क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या क्या होता है। ठीक है, देखो प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल होती है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है, एक सेल बना है, सेल के बाहर एक हार्ड सी परत जम जाती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। ऐसे समझ लो जो प्लांट होता है उसमें सेल वॉल होती है। जैसे प्लांट की जो बाहर का उसका जो लकड़ी होती है उसके बाहर क्या होता है, बहुत हार्ड सिल्के से जम जाते हैं, वही सिल्के आप समझ सकते हो सेल वॉल है, बस ऐसे याद रख लो। ठीक है, उसमें सेल वॉल होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट, पहला सेल वॉल आपको याद रखना है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। ये क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए, तो उसके बाद जो प्लांट सेल है उसके पास होता है लार्ज वैक्यूल। अब वैक्यूल्स क्या होते हैं, देखो एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते भी है नहीं भी होते हैं, अगर होते हैं बहुत छोटे छोटे। देखो वैक्यूल का काम क्या होता है, प्लांट सेल में होते हैं बहुत बड़े बड़े साइज के। क्यों होता है ऐसा, वो इसलिए होता है क्योंकि वैक्यूल्स क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो प्लांट बड़ा बड़ा होता है इसलिए उसको पानी की स्टोरेज ज्यादा चाहिए होती है, तो स्टोरेज के काम आता है, इसलिए उसमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। इवन की एनिमल सेल में वैक्यूल्स हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन होते छोटे छोटे जब होते हैं तो। उसके बाद देखो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के पास होता है, एनिमल के पास नहीं होता, नो क्लोरोप्लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। तो लास्ट पॉइंट है, प्लांट सेल के अंदर फ्लैजिला होता है, लेकिन किस में होता है, वो ओनली इन गैमेट सेल्स, जो गैमेट सेल्स होते हैं उसमें होता है। अब गैमेट सेल क्या होते हैं ये आगे आप टॉपिक में पढ़ने वाले हो, लेकिन एनिमल सेल में तो होता ही है, लेकिन फ्लैजेल में क्या होता है, सिर्फ गैमेट सेल में होता है, बाकी में नहीं होता। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा से एक बार इसको नोट डाउन कर लेना। सेल वॉल ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, देयर इज नो सेल वॉल इन एनिमल सेल। सेकेंड, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, इवन की वैक्यूल्स आपके एनिमल सेल में हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, अगर होंगे तो देर इन स्मॉल साइज। कैसे होंगे, छोटे छोटे साइज के होंगे। क्लोरोप्लास्ट ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। ठीक है, उसके बाद फ्लैजिला ओनली इन गैमेट सेल होता है अगर प्लांट में होंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ से मैं सिर्फ आपको सेल की नॉलेज दे रहा हूँ, बाकी सेल के रिलेटेड आगे चीजें हम सब पढ़ने वाले हैं। सेल के अंदर देखो, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ जिस बच्चे ने साइंस नहीं पढ़ी है। सेल एक क्या होता है, बेसिकली एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। हमारी बॉडी छोटे छोटे सेलों से मिल मिल के क्या बनी है, बॉडी बनी है। सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन, जैसे आपका हार्ट एक ऑर्गन है, लीवर एक ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, ये सेल से मिलकर बने, सारे ऑर्गन्स मिलके ही बॉडी स्किन वगैरह बनाते हैं। तो सेल उसका सबसे छोटा पार्ट है जिससे मिलके बनता है। सेल एक तरह से ऐसे समझ लो, जैसे हमारी बॉडी है वैसे एक सेल है, सेल भी अपने आप में एक बॉडी है। जैसे हमारे अंदर हार्ट होता है, किडनी होती है, सब कुछ अपना अपना काम करता है, सेम एज इट इज सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गेनिज
होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जो सेल को चलाते हैं, क्योंकि सेल लिविंग है, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी खाना, सब कुछ चाहिए। तो सेम सेल भी एक बॉडी अपने आप में, उसके अंदर क्या क्या है, इवन कि सेल को भी आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, उसके अंदर क्या क्या होता है, ये सारे पॉइंट हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। मैंने आगे पीछे इसके जो पीछे वाले स्लाइड में बात करी, मैंने बताया कि सेल और एनिमल में क्या क्या नहीं होता, क्या होता है, ये कॉमन चीजें हैं, ये सब में होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, क्या देता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। गोल्गिस बॉडीज हो गया वगैरह, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम्स हो गया, सब में प्रेजेंट होते हैं, इवन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया 3 पॉइंट। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट, इस स्लाइड को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले बात करें न्यूक्लियस की, तो ये सेंटर, सेल के सेंटर में होता है, ठीक है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है, कंटेन डीएनए। अगर आप आगे टॉपिक पढ़ोगे डीएनए आरएनए, तब आपको समझ आएगा कि डीएनए कहाँ होता है। एक सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। एक सेल इतना छोटा होता है कि उसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, और उसके अंदर देखो हमने कितनी डीप तक स्टडी कर ली है। तो पूछा जाए कि डीएनए कहाँ होता है, आंसर होगा न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इसी को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। मैंने क्या बोला कि सेल के अंदर भी जो उसके ऑर्गेनल्स होते हैं वो ऐसे काम करते हैं जैसे हमारी बॉडी में हार्ट काम करता है, किडनी काम करता है, लिवर, अलग अलग फंक्शन है वैसे ही। तो ब्रेन का काम सेल के अंदर कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है दोनों में है, न्यूक्लियस भी दोनों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन की बात करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनाता है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है किस फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में। तो सेल के अंदर एनर्जी बनाने का काम कौन करता है, और आपका माइटोकॉन्ड्रियम। इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, तो 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। और ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। क्लियर है। उसके बाद बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, ओनली एंड ओनली इन प्लांट सेल। तो इसकी वजह से ही प्लांट क्या कर पाता है, फोटोसिंथेसिस कर पाता है। अब अगर बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए फिर से बता देता हूँ। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। हमारी बॉडी खाना खुद नहीं बना सकती, हम लोग बाहर से खाते हैं, लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, वो आपका एनवायरमेंट से लेते हैं। पानी वो आपका कहाँ से ले लेते हैं, रूट के थ्रू आपकी जमीन से ले लेते हैं। उसके बाद इसमें अपना क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लस इसके बाद ये क्या करता है, सनलाइट यूज करता है। क्या करते हैं, सनलाइट यूज करता है। और इसके बाद हमें ये खाना बना के देती है, अपना खाना बनाते हैं जो हम भी यूज कर लेते हैं, C6H12O6। ये क्या होता है, ये ग्लूकोज होता है। इट मीन्स कि प्लांट अपना खाना ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, और प्लस क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसलिए तो बोला जाता है प्लांट लगाओ, क्योंकि वो ऑक्सीजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं। तो ये होती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 लग जाता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्लांट अपना खाना किस फॉर्म में बनाता है, तो आंसर होगा ग्लूकोज की फॉर्म में। और प्लांट हमें एनर्जी किस फॉर्म में देता है, ऑक्सीजन देता है, आप सबको पता है। लेकिन जो प्लांट है अपना खाना स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, उसको बोलते हैं स्टार्च। तो प्लांट अपना खाना जो स्टोर करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, लेकिन बनाते किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट का होना कंपलसरी है, सनलाइट होगी तभी फोटोसिंथेसिस होगी। और क्या क्या होता है, क्या इसमें निकलता है। तो क्वेश्चन आएगा कि जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना किस फॉर्म में बनाते हैं, आंसर होगा ग्लूकोज की फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने 12, यहाँ पे कितने हो गए 12, कार्बन कितने 6, यहाँ पे कार्बन कितने 6 है, हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हैं, लेकिन टोटल कितने 6, 12 थे, हो गए पूरे 12। ठीक है, बैलेंस हो गया। उसके बाद आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों में कॉमन होता है। इसका काम क्या होता है, थोड़ा थोड़ा प्रोटीन भी बनाते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। लिपिड्स क्या होता है, फैट होता है, और ये टॉक्सिन को रिमूव करता है सेल के अंदर से। तो कितने पॉइंट हो गए इसके, ये प्रोटीन भी बनाते हैं, लिपिड्स मतलब फैट भी बनाते हैं, प्लस प्लस जो बॉडी के सेल, बॉडी के जो बॉडी के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर जो टॉक्सिन्स होता है उसको भी ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है गोल्गिस बॉडीज, इंपॉर्टेंट है। इसका काम होता है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड पैकेजिंग। भाई अगर आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया,
मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया, तो मार्केट में कैसे बेचोगे, उसको पैकेज करना पड़ेगा, अपना लोगो वगैरह लगाना पड़ेगा। तो यही होता है कि उसको मॉडिफाई करता है, प्रोटीन को थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसको पैकेजिंग करता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी वैक्यूल्स की। आपको पता है प्लांट एनिमल दोनों में होते हैं, अगर प्लांट में एनिमल में हुए तो वो स्मॉल साइज के होंगे, प्लांट में होते हैं बड़े साइज के। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि लार्ज वैक्यूल किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, आंसर होगा प्लांट सेल में। और इसका काम क्या होता है, स्टोरेज करना। प्लांट बड़े बड़े होते हैं, ज्यादा स्टोरेज चाहिए, इसलिए वैक्यूल्स भी बड़े होते हैं। तो गोल्गिस बॉडी का काम है प्रोटीन को क्या करना, सिर्फ मॉडिफाई करना और उसको पैकेजिंग करना। क्वेश्चन पूछा जाता है ये। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन को थोड़ा थोड़ा बनाता है, ज्यादा प्रोटीन ये नहीं, ज्यादा प्रोटीन आपका राइबोसोम बनाता है, लिपिड्स को बनाना और टॉक्सिन को रिमूव करना। क्लियर है। उसके बाद देखिए, अगर बात करें राइबोसोम्स की, इसका काम होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन बनाता है आपकी बॉडी में, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपके प्लांट एनिमल सेल दोनों में होते हैं, दोनों में ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। और प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, इसको बोला जाता है सेल डाइजेशन। मान लो सेल आपका कुछ खराब हो जाता है, या सेल में कोई रिपेयरिंग का पार्ट होता है, मान लो सेल है उसमें थोड़ी सी रिपेयर की जरूरत है, तो इसको ये क्या करता है, लाइसोसोम उसको डाइजेशन करके उसको रिपेयर कर सकता है। यहाँ इसको क्या करता है, अगर सेल खराब हो इसको खत्म करने का भी काम करता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी बोला जाता है। लास्ट पॉइंट आता है सेंट्रियोल्स। ये क्या होता है, ओनली इन एनिमल सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। अब सेल डिवीजन होना भी जरूरी होता है, सेल डिवीजन नहीं होगा तो नए सेल नहीं बनेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सेल किससे बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल बनते हैं। यहां से मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है, मार्क भी कर रहा हूं इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। सबसे पहले न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, नर्जियोसा सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं और इसकी वजह से ही फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है मैंने बता दिया, बाकी ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेना। हाँ, गोल्गिस बॉडी इंपॉर्टेंट है, क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन और पैकेजिंग का काम करते हैं। वैक्यूल्स का काम स्टोरेज होता है। राइबोसोम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की प्रोटीन ऑफ द सेल, और सॉरी प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है इसको। उसके बाद लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है, ठीक है, सेंट्रियोल। ये था आपका सेल, छोटा सा टॉपिक, जहां पे मैंने आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस समझाने की कोशिश करी। किसका क्या क्या थोड़ा फंक्शन होता है मैंने ये भी थोड़ा सा आइडिया दिया। हालांकि हम इसमें डेप्थ में नहीं जा रहे क्योंकि हमें करंट ज्यादा पढ़ना है और ये सिर्फ आपको नॉलेज देनी है, लेकिन आपकी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो इतने में क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें पीएचडी नहीं करनी है। तो यहाँ से मैंने आपको सेल टॉपिक बता दिया सारा, और सेल आप पढ़ के आओगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसके ऊपर, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, मेडिकल फील्ड में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आजकल बायोटेक्नोलॉजी। हम पढ़ेंगे बायो बायो क्या होती है, उसकी टेक्नोलॉजी आजकल क्या चल रही है, तो इंपॉर्टेंट क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये टॉपिक के जो नोट्स हैं ये आपको बीएमसी क्लास विद अजय पे मिल जाएंगे, और इसकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस मैं आपको अलग से करवाऊंगा बीएमसी क्लास विद अजय यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।